तो जो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आवेश के विषय में जानकारी प्राप्त करी थी, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले, शुरुआत करने से पहले एक काम आप लोगों को मैंने बताया था करने के लिए। वो काम क्या था? अरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है, ताकि आप जैसे और बच्चों को ये ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे की बात करते हैं। आगे हम लोगों ने क्या सीखना है? तो आवेश के कुछ गुणधर्म होते हैं, यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसके विषय में बात करते हैं। तो लिखिए मेरे साथ कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और हिंदी में कहते हैं आवेश के गुणधर्म। क्या आवेश के गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले आइए इन चीजों को समझते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। ठीक है, लेखनी बदल बदल के लिखेंगे हम लोग। तो बेटा, जैसे कि सबसे पहले समझना है, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, सजातीय। कैसे हैं ये? सजातीय हैं। तो सजातीय जो आवेश होते हैं, या फिर मैं कहूँ आपसे, इन दोनों के ध्रुव समान है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अगर सजातीय यानी कि निगेटिव निगेटिव, या ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश भी एक दूसरे को क्या करेंगे? ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आता है, या चाहे पॉजिटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण का बल आएगा। और चाहे आपका निगेटिव या निगेटिव हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें भी आएगा। इंग्लिश में क्या लिखते हैं देख लीजिए एक बार, फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें भी आएगा, यानी कि प्रतिकर्षण का बल आएगा। ये बल कितना होता है? कूलाम के नियम में पढ़ेंगे। कैसे, कहाँ लगता है, तो इस बात को मैं बता देता हूँ। अगर दो बिंदु आवेश हैं जो रखे हुए हैं, एक पे प्लस Q1 है, एक पे प्लस Q2 है, तो दोनों धनात्मक आवेश है, सजातीय आवेश है, तो इन पे लगने वाला प्रतिकर्षण का बल इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पे लगेगा, उसके ऊपर लगेगा और इस दिशा में लगेगा। ठीक है, अब अगर एक तो है आपका पॉजिटिव चार्ज और आपका दूसरा है नेगेटिव चार्ज, तो ये विजातीय आवेश है, या अपोजिट चार्जेस कहलाते हैं। इंग्लिश में विजातीय आवेश हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट चार्जेस। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में हमेशा आकर्षण का बल लगता है, यानी कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, दो बिंदु आवेश है, इनके ऊपर हमेशा कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है बच्चों, ठीक, एक पॉजिटिव निगेटिव, आकर्षण का बल। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल। ठीक, कहाँ लगेगा? इन दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा पर लगेगा। ठीक है, कैसे लग रहा होगा? जैसे कि मान लीजिए एक आपका धनात्मक आवेश Q1 है और एक आपका ऋणात्मक आवेश Q2 है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके ऊपर बल कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। तो हमेशा ये कौन सा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का बल है। ठीक है, आगे की बात करें। अब बच्चों, आवेश की एक और प्रॉपर्टी है
आवेश होता है हस्तांतरणीय, यानी कि ट्रांसफरेबल। आवेश हस्तांतरणीय होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल यानी कि चार्ज, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। कैसे पॉसिबल है, क्या होता होगा, आइए इस चीज को समझते हैं बच्चों, ये कैसे पॉसिबल है। तो जैसे कि मेरे पास ना एक धातु का गोला है, और इस धातु के गोले पर धनात्मक आवेश कुछ उपस्थित है। ये है आपका धातु का गोला, जिसे हम लिखेंगे बच्चों मेटेलिक स्फीयर या मेटल स्फीयर। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने एक धातु का गोला ले लिया, एक धातु का गोला ले लिया, इसमें धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश का मतलब क्या है कि जो इसमें ना इलेक्ट्रॉन थे, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो कुल मिला के धनावेश आ गया। और धनावेश आ गया तो बच्चों ध्यान से समझना कि धनावेश आने का मतलब यह होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इस गोले में इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब एक गोला बी ले लिया मैंने, ये गोला बी है, धातु का गोला बी है, और इस गोले ए से गोले बी को स्पर्श करा दिया, यानी कि दिस स्फीयर इज टच्ड बाय दिस स्फीयर, स्फीयर ए इज टच्ड बाय स्फीयर बी। तो अब जब ऐसा होगा तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इधर की तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है, कंसंट्रेशन, सांद्रता इलेक्ट्रॉन की अलग अलग है। इसी वजह से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, या मैं कहूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा इस धनावेश की वजह से। ठीक है, तो ये आ गए, और आने पर क्या हुआ, यहाँ तो जो आवेश था वो हो गया कुछ कम। भाई इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जो खाली रिक्त स्थान था जहां पर धन आवेश था उसे समाप्त कर दिया, और न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया वो स्थान। और बाकी जो थे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो वहां पे रिक्त स्थान बन गए, तो इस पर भी क्या आ गया, धन आवेश। यानी कि गोले बी में से गोले ए में इलेक्ट्रॉन चले गए, तो गोले बी पर आ गया धन आवेश, और थोड़ा सा गोला ए का जो आवेश था, यानी कि स्फीयर ए के ऊपर जो चार्ज था वो डिक्रीज हो गया। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि धन आवेश एक स्फीयर से या गोले से दूसरे स्फीयर में चला गया, है ना, एकदम समझने के लिए आसान बात। तो चार्ज अपना हस्तांतरणीय होता है, यानी कि ट्रांसफरेबल होता है। एक पॉइंट मुझे समझ में आया। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है। लिखते जाइए साथ ही साथ। तो आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है, यानी कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैटर। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैटर, यानी कि द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है। अब किसी वस्तु पर चार्ज कैसे आता है, या तो उस वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल लिए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो आदान प्रदान हो रहा होगा। अगर आपने बच्चों किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस बॉडी पे धन आवेश आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना मास भी तो लेके गया, द्रव्यमान भी तो लेके गया। तो ऐसी परिस्थिति में
इलेक्ट्रॉन जब द्रव्यमान लेके गया तो वस्तु का द्रव्यमान कम हो गया। यहाँ पर जो द्रव्यमान निकला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो द्रव्यमान भी जा रहा है और द्रव्यमान भी आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान है ना कुछ ना कुछ। तो इस बात को समझते हुए हम कह सकते हैं कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि आवेश हमेशा ज्यादातर अधिकतर परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वजह से ही आता है। ठीक है, अब आगे की बात समझते हैं। तो भाई देखो, एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनका नाम था आइंस्टाइन। उन्होंने सापेक्षता का नियम के बारे में हमें समझाया था कि सापेक्षता का नियम क्या है, यानी कि थ्योरी ऑफ, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये हमें नहीं पढ़ना है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो बहुत आगे की चीज है, लेकिन हमें इस समय कुछ और जानना है। एक और आवेश का गुणधर्म है, इस गुणधर्म को कहते हैं हम इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक है, या मैं कहूँ आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, मतलब ऑब्जर्वर जो चीजों को देख रहा है उस पर निर्भर नहीं करता। आपकी जैसे सापेक्ष राशियां होती हैं, तो आवेश एक सापेक्ष राशि नहीं है, इस बात को लिख लेते हैं हम। तो अगली जो गुणधर्म है या प्रॉपर्टी है वो ये है, आवेश एक सापेक्ष राशि नहीं है, और इसको कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक है, और क्या इसमें लिखेंगे, आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। क्या मतलब है इस बात का? तो देखो, जो अपने आइंस्टाइन थे ना, आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है उसके वेग के हिसाब से, और सूत्र दिया ये। तो जब हम छोटी छोटी वेलोसिटी हाई करेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे का मतलब 300 मीटर पर सेकंड की बात करो, इतने धीरे चल रहे हैं, वैसे बहुत तेज है, 300 मीटर पर सेकंड बहुत होता है, लेकिन इतने धीरे चल रहे हैं, हम कह रहे हैं इतने धीरे चल रहे हैं। और हम तुलना किससे कर रहे हैं, धीरे और तेज की? हम तुलना कर रहे हैं प्रकाश के वेग से। तो बच्चों, आपको पता है क्या प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है सी। सी होता है यहाँ पर प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग होता है आपका 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इतना तेज, बहुत तेज होता है प्रकाश, बहुत तेज। यानी कि यहां तक कहा जाता है कि प्रकाश की गति से कोई भी पिंड नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? आप देखना, क्योंकि उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, तो इसलिए चल ही नहीं सकता है। ये एक आइंस्टाइन का पोस्टुलेट है। ठीक है, तो अब एम नॉट क्या होता है यहाँ पे, जब रुकी हुई वस्तु, तो देखो द्रव्यमान बदल रहा है, कुल मिला के बात समझो, द्रव्यमान बदल रहा है समय आपके वेग के हिसाब से, लेकिन आवेश नहीं बदलता। अगर ऐसा हो रहा होता तो क्या होता, हम कैसे मान ले नहीं बदलता? तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे बच्चों, परमाणु होता है ना, परमाणु में बीच में होता है नाभिक, और नाभिक के ऊपर होता है धन आवेश। आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन बच्चों आपके चक्कर लगा रहे होते हैं बाह्य कक्षा में, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं और बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं, बहुत तेजी से। अब जितना धन आवेश होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, मान लीजिए मैं 8 पूरे कर दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो जितना धन आवेश अंदर है उतना ही आपके बाहर है। ध्यान से देखिएगा, 8 प्रोटॉन यहाँ पे प्लस 8 ई चार्ज है, यहाँ पर बाहर माइनस 8 ई आवेश है। तो हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए आवेश वेग के साथ बदल रहा होता, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश
कम हो गया होता, मान लेते मानने में गया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कम हो गया होता, और अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश कम हो गया होता तो जो धनात्मक आवेश है परमाणु के अंदर वो बराबर नहीं रहता ऋणात्मक आवेश के। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तेजी से चक्कर लगा रहे हैं और मान लिया हमने E/2 हो गया हर एक का, तो कुल ऋणात्मक आवेश हो जाता माइनस E/2, जो कि हो जाता माइनस का 4E। और कुल धन आवेश तो, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं और नाभिक ऐसे धीरे 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 अपनी जगह पे हिल रहा होता है, बस इतना काम कर रहा होता है। तो प्रोटॉन का जो आवेश है वो एक आवेश प्रोटॉन का E है, तो 8 प्रोटॉन के आवेश हो गए 8E। और अगर हम देखें तो 8E माइनस 4E, कुल परमाणु का आ गया आवेश 4E धन आवेश। लेकिन परमाणु तो उदासीन होते हैं, इस बात से हमें समझ में आता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का वेरी नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वेरी ही नहीं कर रहा है, उसके वेग या परिवर्तित नहीं हो रहा है वेग के अनुसार। तो हम कह सकते हैं कि आवेश एक सापेक्ष राशि नहीं है, चार्ज इज नॉट अ रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी। अभी भी इतना समझते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में।